हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। आज के डिस्कशन का टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीण विकास की, ग्रामीण विकास में शासन की और विशेष रूप से भारत के संदर्भों में। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, जो ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये कौन से हैं? ग्रामीण क्षेत्र वो हैं जो कि मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जो आर्थिक आधार है वो कृषि पर आधारित होता है। ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं इनकी अपनी एक हम कहें बाउंड्री होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम पाया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से यदि देखें तो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों से भिन्न पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी अपनी अलग विशेषताएं हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र की दृष्टि से यदि देखें तो वहां पर जो मोबिलिटी है वो कम पाई जाती है, उसकी गति जो है वो धीमी रहती है। भारत में यदि ग्रामीण क्षेत्रों में हम जनसंख्या की बात करें तो भारत में 2011 की जो जनगणना है उसके जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जहां पर 69% पॉपुलेशन के आसपास वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वहीं शहरी क्षेत्रों की यदि हम जनसंख्या की बात करें तो वो लगभग 31 से थोड़ा ऊपर है। यह जनसंख्या का अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में 1951 में जो शहरी क्षेत्र की जनसंख्या है वो 17% के आसपास थी और वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो लगभग 83% के आसपास थी। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें दोनों जनसंख्याओं के आंकड़ों का हम विश्लेषण करें तो जो 1951 से और 2011 के बीच में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के जनसंख्या के अनुपात में अंतर आया है। शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या है उसके प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अब ये जो विकास की बात हम करें कि ग्रामीण विकास किस प्रकार से रहा है भारत में या कैसे होना चाहिए, आज भी चूंकि इस क्षेत्र में निरंतर शोध होते रहते हैं, सरकार के द्वारा नए नए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, नीतियों को लाया जाता है कि जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास है उसकी गति को बढ़ाया जा सके और वहां पर विकास जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात तो स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर इस क्षेत्र में प्रयास किया जाता रहा है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो अगर ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका विकास किया जाना चाहिए, तभी जो भारत का विकास है वो संपूर्णता में हो पाएगा, क्योंकि भारत की बड़ी जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए राष्ट्रीय विकास जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास भी हो जाता है। कभी कभी जो ग्रामीण विकास है उसको कृषि के विकास का पर्यायवाची मान लिया जाता है। कृषि अगर हम कुछ दशक पहले तक देखें तो लोगों का मुख्य व्यवसाय था, लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता के पश्चात से इन क्षेत्रों में परिवर्तन आया है, विकास आया है, तो वहां पर जो कृषि तो एक मेजर कंपोनेंट है, लेकिन उसके साथ साथ और क्षेत्रों में भी विकास की आवश्यकता महसूस की जाती रही है, क्योंकि दूसरे जो व्यवसाय हैं वो भी धीरे धीरे अब इन क्षेत्रों में आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम विकास की बात करें तो यहाँ विकास को एक हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि जहाँ बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो और लोगों के लिए बेहतर सेवाएं भी हो। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो और उनके माध्यम से जो लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं वो सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचे, जो लाभार्थी है, जो टारगेट ग्रुप है वहां तक पहुंचे, तभी उनका अगर हम कहें वास्तविक जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या सर्विसेज की बात है, जब हम इन पे बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमें जो मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में का डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है या कार्य किए जाने की आवश्यकता है उसमें है जो सबसे पहले है कि कृषि है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। तो ये जो कृषि है इस
कृषि के व्यवसाय में किस प्रकार से आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि अगर अभी भी देखें जो भारत में रिमोट के गांव हैं वहां पर जो कृषि की जाती है वो भी अभी परंपरागत तरीकों का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो अगर उस कृषि के व्यवसाय में परिवर्तन लाना है तो उसमें जो आधुनिक तरीके हैं उन आधुनिक तरीकों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, उनको वहां पर लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि कृषि जो मुख्य व्यवसाय है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में उसका विकास हो सके और जो लाभार्थी हैं उनको विकास वास्तव में पहुंच सके। यहाँ पर जो दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम कहें बेसिक नीड लोगों की कहें हर व्यक्ति की होती है कि उसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जहां पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वहां पर बेहतर अस्पताल हो, वहां पर जो आधुनिक मशीनें हैं वो लोगों को मिले, जो डॉक्टर के द्वारा उनके लिए टेस्टिंग के लिए लिखा जाता है वो टेस्टिंग की सुविधा उनके आसपास के क्षेत्रों में हो जाए, और इसी के साथ साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहां पर बेहतर डॉक्टर भी उपलब्ध होने चाहिए, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने क्षेत्रों से बहुत दूर ना जाना पड़े, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम देखते हैं तो वहां पर आने जाने के जो साधन हैं वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम होते हैं। तो उन्हीं क्षेत्रों में किस प्रकार से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लोगों को उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी बल दिए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ शिक्षा के लिए जहां पर बेहतर स्कूल बने, स्कूल इस तरीके से हो जहां पर बच्चे और बच्चियां एक समय में उनके आसपास हो वो जा सके, सभी के लिए शिक्षा सुलभ हो सके, और शिक्षा सुलभ होने के साथ साथ वो गुणात्मक हो, अर्थात सभी व्यक्तियों को जब शिक्षा मिले तो उस शिक्षा में ऐसा हो कि रोजगार परक हो, जहां पर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हो, उनको स्किल इन्हेंसमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। इसी के साथ साथ शिक्षा में बहुत सारे ऐसे विषय दिए रखे जाएं जो उनके जो दैनिक जीवन में है या रोजगार उनको दिलाते हैं और उनका जो व्यवसाय है उसको और बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। शिक्षा में जहां बेहतर स्कूलों की बात है तो वहां पर जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के लिए रुकने की व्यवस्था, कि अगर वो दूर के क्षेत्रों से आते हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से रुके रहें, विद्यार्थियों के साथ कैसे उनका तारतम्य बैठा रहे, भाषा का एक भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे कि जो ड्रॉप आउट रेट है शहरों में उसको गांवों में उसको कम किया जा सके, और उसके साथ साथ जो एनरोलमेंट है उसको भी वहां पर पूरा किया जा सके। सरकार के द्वारा इसमें निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें उपलब्धियां भी प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ साथ जो यातायात के साधन है वो यातायात के जो साधन है वो भी हो जहां पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आसानी से वो मूव कर सकें, अर्थात आने जाने के लिए जो व्यवस्था है वो बेहतर होनी चाहिए, वो आने जाने के लिए स्वयं के लिए, और इसी के साथ साथ जो वहां पर वो अपने लोकल क्षेत्र में जिन चीजों का उत्पादन करते हैं उन उत्पादित वस्तुओं को वो आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा सके। अगर हम ग्रामीण कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो जो वहां पर कृषि पर आधारित प्रोडक्ट्स हैं वो उनको शहरी क्षेत्रों तक अगर वो उनके जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं उससे अतिरिक्त अगर वो भेजते हैं तो वहां पर उनको मंडियों तक जाने की व्यवस्था हो, सड़कें बेहतर होंगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि सड़कें लोगों को आवागमन का रास्ता देती हैं, उनकी बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित करती हैं और आर्थिक विकास में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। और ये देखा भी जाता है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का लाभ जो ग्रामीण लोग हैं उनको निरंतर मिलता रहता है। संचार की व्यवस्था, यद्यपि आज हम जिस युग में रह रहे हैं वहां पर संचार में के क्षेत्र में क्रांति आ गई है और निश्चित रूप से गांवों तक भी ये पहुंची है, लेकिन और विशेषकर उन क्षेत्रों को जो रिमोट के एरियाज हैं, जो लोग हैं उनको किस प्रकार से इनसे जोड़ा जाए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के द्वारा, और अगर हम कहें अब तो मोबाइल ऐप बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कि किस प्रकार से वो उन ऐप के माध्यम से जुड़कर वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं, दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो उनका लाभ भी उठा रहे हैं। जो लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन सुविधाओं की जब हम बात करते हैं तो जन सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। ये जन सुविधाएं जो उनकी दैनिक
जीवन से संबंधित हो, जो उनकी आवश्यकताएं हो, मूलभूत आवश्यकताएं हो, जिसमें कि घर आता है, शौचालय की व्यवस्था आती है, जिनके पास घर है वो उनको अच्छे से मेंटेन कर सकें, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए कि कम से कम उनके पास एक घर रहने के लिए होना चाहिए। सरकार के द्वारा हाउसिंग की जो योजना चलाई गई है उसमें लोगों को आवासीय योजना के अंतर्गत उनको आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो अगर हम ग्रामीण विकास को इन संदर्भों में देखें कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है वो भी हो, वहां पर अगर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूल से या संचार के केंद्र खोले गए हैं, तो वहां पर उन क्षेत्रों में एक्सपर्ट लोग भी हों जिससे कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बेहतर तरीके से लोगों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सके। क्योंकि जो ग्रामीण विकास की जो एक प्रक्रिया है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर अर्थात ये निरंतर चलती रहती है, गतिशील प्रक्रिया है। इस गतिशील प्रक्रिया में जहां पर कृषि के विकास पर निरंतर बल दिया जाता रहा है, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल निरंतर दिया जाता रहा है कि कृषि का भी विकास हो और दूसरे क्षेत्र जो ग्रामीण लोगों के विकास से जुड़े हुए हैं उन पर भी बल निरंतर दिया जाता रहा है। और अगर हम स्वतंत्रता के पश्चात से देखें तो सभी सरकारों ने राजनीतिक अगर हम करें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए निरंतर कार्य किया है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, लागू किया जा रहा है, फीडबैक के माध्यम से उनमें सुधार करते हुए इनमें उनको और बेहतर तरीके से न केवल बनाया जा रहा है बल्कि उनको लागू भी किया जा रहा है। जो रूरल डेवलपमेंट है ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। मल्टी डायमेंशनल इस तरीके से है कि जहां पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करना है तो किस प्रकार से उसमें सभी जो एजेंसियां हैं उनका योगदान हो। सबसे पहले योगदान है उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जिसमें कि वो रहने वाले हैं, अर्थात उस समुदाय का, कि वो समुदाय पहले स्वयं रियलाइज करे कि जो विकास है उस विकास की गति में, यात्रा में वो किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं। उनको ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, उनमें अवेयरनेस लाई जाए कि जो भी प्रोग्राम सरकार के द्वारा या अगर दूसरे संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं उसमें उनकी जो भूमिका है वो किस प्रकार की हो। सरकार की जो भूमिका है, जैसा कि मैंने अभी कहा, सरकार की भूमिका इस क्षेत्र में बहुत प्रभावी रही है। सभी सरकारों ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर काम किया है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के विकास के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। सरकारों के द्वारा न केवल योजनाएं बनाई गई हैं बल्कि योजनाएं बनाने के साथ साथ उनको बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास भी निरंतर किया गया है। उसी का परिणाम है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो विकास है उसको न केवल महसूस किया जा सकता है बल्कि उसको स्पष्ट रूप से वहां पर देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वॉलेंटियर्स हैं उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है कि जो वॉलेंटियर्स हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के में काम करने के लिए वो स्वयं आगे बढ़कर आते हैं, वो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनमें जागरूकता लाते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं कि लोग उनसे जुड़ते हैं। इसी प्रकार से जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो सरकारी सहायता प्राप्त भी होते हैं, तो ये जो सरकारी सहायता प्राप्त संगठन होते हैं ये भी जनता और सरकार के बीच में एक मध्यस्थता या एक कड़ी के रूप में काम करते हैं कि जो जनता की आवश्यकताएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाते हैं और जो सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई हैं, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनको जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो एजेंसीज हैं जहां पर उनकी अपना समुदाय, ग्रामीण समुदाय स्वयं में जागृत हो, अभिप्रेरित हो और आगे बढ़ने के लिए स्वयं के विकास के लिए आगे आए, सरकारी तंत्र उसका प्रशासन की भूमिका, प्रशासन प्रभावी तरीके से उन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उनको लागू करें, वॉलेंटियर्स जो स्वयं आगे आके बढ़ना चाहते हैं और जो एनजीओज हैं, तो इनकी जो
भूमिका है ये इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीबी है वो इतने सारे विकास योजनाओं के बाद भी हमें दिखलाई देता है कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो उन लोगों के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए जिससे कि जो उनकी मिनिमम जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरा हो सके। वो पूरा करने के लिए जो जैसा मैं अभी कहा कि सरकार के द्वारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्वतंत्रता के पश्चात से निरंतर चलाए जा रहे हैं और निरंतर इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि जहां पर गरीबी को तो दूर किया ही जाए, लोगों को वो इस तरीके से उनको ट्रेंड किया जाए, स्किल्ड किया जाए कि वो आगे आने वाले समय में स्वयं अपने लिए उन तरीकों को, उन माध्यमों को चुन सके, कार्य कर सके जिसमें वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, उनमें निर्भरता जो है वो आ जाए। इसके लिए जहां पर ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक विकास के कार्यक्रम तो चलाए ही जाएं, इसी के साथ साथ वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर उसके को भी बनाए रखने के लिए वो प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करनी है तो वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों के जो अधिकार हो वो सुरक्षित हों। क्योंकि जब लोग सुरक्षित होंगे, उनके अधिकार सुरक्षित होंगे तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़कर आएंगे और जो सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं उनका वो लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्रों से दूर होते हैं, वहां तक सुविधाओं का पहुंचना, वहां पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना और इस तरीके की पुलिसिंग की भी व्यवस्था करना कि जहां पर लोगों में ये विश्वास हो कि जो पुलिस है वो उनके सहयोग के लिए है, उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो वो उनका सहयोग करेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म में यूज करूं तो कम्युनिटी पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवहार में लाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर शांति और व्यवस्था तो बनी ही रहेगी, उसी के साथ साथ जो विकास की गति है उस विकास की गति को भी उसमें तीव्रता मिलेगी और जो विकास है वो भी तीव्र गति से इसमें होगा। यद्यपि सरकार के द्वारा एक बड़ा बजट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, जो मंत्रालय है उसके माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, बड़ा बजट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जाता है और मिनिस्ट्रीज भी इन क्षेत्रों में मिलकर काम करती हैं, जिससे कि जो बड़ी जनसंख्या है देश में उसका विकास संभव किया जा सके। तो ये जो योजनाएं हैं ये निश्चित रूप से चल रही हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं उनके लिए अभी भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिन पर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने अभी बात की कि जहाँ पर रोजगार की बात है उसके लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि को बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ कुछ नीड बेस जो अगर हम कहें पॉलिसीज बनाई जाएं, प्रोग्राम चलाए जाएं कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए विशेष क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए उस तरीके की उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे कि उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हों। जो वहां पर गरीबी है उसको भी दूर किया जा सकता है, लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम है वो लोगों को ना केवल उनको अगर हम कहें उनका डेवलपमेंट होगा, बल्कि जो उस क्षेत्र का विकास है वो भी पूर्ण रूप से संभव हो सकेगा। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उत्पादन की प्रथम इकाई होते हैं और जो उत्पादन की इकाई के रूप में जब हम उन्हें देखते हैं तो वहां पर इस तरीके से जो कार्यक्रम चलाए जाएं, इस तरीके के एक्टिविटीज वहां पर हो जिसमें कि लोग स्वयं आत्मनिर्भर बने, वो जागरूक बने, वो स्वयं आगे बढ़कर आए, जिससे कि जितने भी कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं उनका लाभ उन तक मिल सके। स्वतंत्रता के पश्चात से बहुत सारे कार्यक्रम चले हैं, उन कार्यक्रमों के लिए जो टारगेट ग्रुप है उस टारगेट ग्रुप को भी और अधिक अवेयर किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि जब वॉलंटियर्स हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस दिशा में निरंतर काम करते हैं कि उन्हें जागरूक किया जाए, लोगों को उनके बारे में बताया जाए, जो योजनाएं चल रही हैं उनको वहां से जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से जो ये चीजें हैं वो कार्य कर रही हैं। लेकिन जब हम
ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो राजनीतिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। इन राजनीतिक संस्थाओं को जो स्थानीय स्तर पर है इन्हें और कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर भी निरंतर बल दिया जाना चाहिए। यद्यपि इसके स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को और एससी और एसटी की जो कम्युनिटी है उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अर्थात अब ये वर्ग अपना प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में रखते हैं, तो इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है कि ये जो संस्थाएं हैं यहाँ पर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो किस प्रकार से लोगों के जो विकास के लिए योजनाएं स्थानीय स्तर पर बनाई जाए वो उनको ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। जो मैंने बात की ना कि जो स्थानीय स्तर की आवश्यकताएं हैं, नीड बेस प्लानिंग, वो इन स्थानीय जो संस्थाएं हैं राजनीतिक क्षेत्र में उनके माध्यम से भी की जा सकती है। न केवल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, बल्कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो सामाजिक आर्थिक विकास का भी एक साधन बने, क्योंकि जो भी सोर्सेज केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम जो है इन संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, तो इनकी जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास को हमें ओवरऑल देखना है, सभी पर्सपेक्टिव में, आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, राजनीतिक विकास भी हो और सांस्कृतिक विकास भी हो। सांस्कृतिक रूप से समाज में जो है वो सौहार्द बना रहे और जो सभी अगर मैं इसको पूरे चीज़ों को कुछ शब्दों में कहूँ कि अगर हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास की तरफ बढ़ना है तो सभी एजेंसीज की भूमिका, ग्रामीण समुदाय की भूमिका, सरकारी मशीनरी की, प्रशासन की, वॉलंटियर्स की, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, उनकी भूमिका एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ लोगों को जोड़ते हुए उन सारी योजनाओं का लाभ जो है वो लाभार्थियों को मिलना चाहिए। तभी जो ग्रामीण क्षेत्र में अब तक जो विकास हुआ है वो तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ जो अभी गैप है वो आगे जो है उसको पूरा किया जा सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।